भारत की आज़ादी की लड़ाई की लंबी और अक्सर मुश्किल कहानी में कुछ दिन दूसरों से ज्यादा चमकते हैं। ये दिन हैं बड़े साहस और बलिदान के, ऐसे दिन जो हमें उस आज़ादी के लिए चुकाई गई भारी कीमत की याद दिलाते हैं, जिसका मजा हम आज ले रहे हैं। 23 मार्च 1931 की तारीख भी ऐसी ही एक तारीख है जो देश की याद में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी शाम 3 बहादुर नौजवानों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को ब्रिटिश शासकों ने फांसी दे दी थी। वे अपना सर ऊंचा करके फांसी के फंदे की तरफ चले। उनके दिल में एक आजाद और न्यायपूर्ण भारत का मजबूत सपना था। उनका बलिदान एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत थी, एक शक्तिशाली एक्शन कॉल जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इस दिन को सिर्फ उदासी के साथ नहीं बल्कि बहुत गर्व और प्रेरणा के साथ याद किया जाता है। इसे शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। यह उन युवा नायकों को सम्मान देने का समय है जिन्होंने गुलामी की जिंदगी से ज्यादा मौत को चुना। वे सिर्फ भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे एक बड़े विचार के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा जहां हर व्यक्ति, चाहे उसका धर्म या जाति कुछ भी हो, बराबर होगा और शोषण से आजाद होगा। उनके कामों, उनके शब्दों और उनके अंतिम बलिदान ने पूरे देश में एक साफ संदेश भेजा। ये संदेश था कि आज़ादी जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे पाने के लिए कोई भी बलिदान बहुत बड़ा नहीं। इसने अनगिनत दूसरों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इन 3 क्रांतिकारियों की कहानी अविश्वसनीय बहादुरी और एक मकसद के लिए अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। वे युवा थे, जीवन और बुद्धिमत्ता से भरपूर थे और अपने लिए आसान, आरामदायक जीवन चुन सकते थे। इसके बजाय उन्होंने क्रांति का मुश्किल और खतरनाक रास्ता चुना। वे समझते थे कि कभी-कभी सोए हुए लोगों को जगाने के लिए एक जोरदार आवाज की जरूरत होती है। उनके काम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुने जाने के लिए डिजाइन किए गए थे। वे चाहते थे कि हर कोई ब्रिटिश शासन के अन्याय और भारत के लोगों की आजाद होने की जलती हुई इच्छा के बारे में जाने। उनकी कहानी हमारे इतिहास का एक जरूरी अध्याय है जो हमें दृढ़ विश्वास की शक्ति के बारे में सिखाती है। जब हम 4 अगस्त 2025 को अपने वांटेज पॉइंट से इस जरूरी दिन को देखते हैं तो हमें उनके समय के संदर्भ को याद रखना चाहिए। आजादी की लड़ाई लंबी थी जिसमें कई अलग अलग रास्ते अपनाए जा रहे थे। जहां कुछ नेताओं का मानना अहिंसक विरोध में था, वहीं भगत सिंह और उनके साथियों का मानना था कि औपनिवेशिक शासकों को भारत की आजादी की इच्छा की गहराई समझाने के लिए एक ज्यादा सीधा चैलेंज जरूरी था। उनका तरीका अलग था लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, एक संप्रभु भारत। 23 मार्च 1931 को किया गया बलिदान भारत के युवाओं के जोश और निडरता का प्रतीक बन गया। एक ऐसी आग जिसने 16 साल बाद आजादी की आखिरी सुबह का रास्ता रोशन करने में मदद की। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वह एक गहरे विचारक और एक बहुत पढ़ने वाले व्यक्ति थे। पंजाब में 1907 में जन्मे वे एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जो पहले से ही आजादी की लड़ाई में गहराई से शामिल था। बहुत कम उम्र से ही वे राष्ट्रवाद और न्याय के विचारों से प्रभावित हुए। 1919 का जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार जो उनके बचपन में हुआ था, उनके मन पर गहरा और स्थायी असर छोड़ गया। उन्हें सिर्फ राजनीतिक आजादी में ही दिलचस्पी नहीं थी, उन्होंने यूरोपीय विचारकों की किताबें पढ़ी और एक समाजवादी क्रांति का सपना देखा जो हर तरह की असमानता को खत्म कर देगी। उनका मानना था कि सच्ची आजादी या स्वराज का मतलब सिर्फ ब्रिटिश शासन से ही नहीं बल्कि गरीबी और सामाजिक अन्याय से भी आजादी था। शिवराम राजगुरु भगत सिंह के एक करीबी साथी थे जो अपनी निडरता और निशानेबाजी के कौशल के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, वही क्रांतिकारी संगठन जिसमें भगत सिंह और सुखदेव भी थे। राजगुरु अपनी जमीन की परंपराओं और इतिहास का बहुत सम्मान करते थे और विदेशी शासन के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनका मानना था कि भारत के सम्मान की रक्षा करनी होगी, भले ही इसके लिए दमनकारी ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना पड़े। वह एक कर्मठ व्यक्ति थे जो मातृभूमि के लिए सबसे खतरनाक काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और कर्तव्य की एक शक्तिशाली भावना से प्रेरित थे।
सुखदेव थापर कई HSRA की गतिविधियों के मुख्य आयोजक और योजनाकार थे। भगत सिंह के बचपन के दोस्त सुखदेव उनके क्रांतिकारी समूह की रीढ़ थे। उन्होंने पर्दे के पीछे अथक परिश्रम किया, उत्तरी भारत के अलग अलग हिस्सों में सेल स्थापित किए और नए सदस्यों की भर्ती की, जो एक आजाद भारत के लिए उनके जुनून को साझा करते थे। वह एक शानदार रणनीतिकार थे जो अपनी योजनाओं के हर विवरण पर विचार करते थे ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा असर हो। सुखदेव क्रांति के विचार के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध थे और संगठन का मार्गदर्शन करने में एक अहम भूमिका निभाई। उनकी लगन और संगठनात्मक कौशल समूह के काम और ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने की उसकी क्षमता के लिए जरूरी थे। साथ मिलकर इन तीनों युवा पुरुषों ने एक शक्तिशाली टीम बनाई। भगत सिंह विचारक और आवाज थे, राजगुरु निडर कार्यकारी थे और सुखदेव सावधानी पूर्वक योजनाकार थे। हालांकि वे अलग अलग क्षेत्रों से थे, लेकिन वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बेड़ियों से भारत को आजाद देखने की एक सामान्य जलती हुई इच्छा से एकजुट थे। वे नफरत से नहीं, बल्कि अपने देश और उसके लोगों के लिए गहरे प्यार से प्रेरित थे। उन्होंने आजादी के सिपाहियों की एक नई पीढ़ी की भावना का प्रतिनिधित्व किया, जो बदलाव के लिए बेताब थे और देश की अंतरात्मा को जगाने और औपनिवेशिक शासकों के अधिकार को सीधे और अविस्मरणीय तरीके से चुनौती देने के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। वह घटना जिससे सीधे उनकी गिरफ्तारी हुई, वह विरोध का एक सावधानी पूर्वक प्लान किया गया काम था, हिंसा का नहीं। भारत में ब्रिटिश सरकार दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बिल पेश कर रही थी जो बहुत अलोकप्रिय थे। ये थे ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, जिन्हें मजदूरों के अधिकारों को कुचलने और पुलिस को बिना मुकदमे के लोगों को हिरासत में लेने की ज्यादा शक्ति देने के लिए डिजाइन किया गया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने इन बिलों को दमन का एक और उपकरण माना। उन्होंने तय किया कि उन्हें इस अन्याय की तरफ देश का ध्यान खींचने और अपनी क्रांतिकारी आवाज को जोर से और साफ साफ सुनाने के लिए कुछ नाटकीय करने की जरूरत है। 8 अप्रैल 1929 को जब असेंबली चल रही थी, भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त दर्शक दीर्घा में दाखिल हुए। वे अपने साथ 2 छोटे कम तीव्रता वाले बम ले गए थे। उनका इरादा कभी भी किसी को मारने या घायल करने का नहीं था, बल्कि एक जोरदार धमाका करना था जो ब्रिटिश अधिकारियों को चौंका दे और एक बयान दे। उन्होंने सावधानी पूर्वक चैम्बर के एक खाली इलाके में बम फेंकने का एक पल चुना जहां लोग बैठे नहीं थे। धमाके से एक जोरदार आवाज हुई और हॉल धुएं से भर गया, जिससे घबराहट और भ्रम पैदा हो गया। उनका मिशन बाहरों को एक दमित राष्ट्र की चीखें सुनाना था, एक लक्ष्य जिसकी उन्होंने तुरंत घोषणा की। इसके बाद हुई अफरा तफरी में भागने की कोशिश करने के बजाय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी जगह पर खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद जैसे क्रांतिकारी नारे लगाने लगे, जिसका मतलब है क्रांति अमर रहे। उन्होंने हॉल में पैम्फलेट भी फेंके जिसमें उनके विरोध का मकसद बताया गया था। पैम्फलेटों में साफ साफ कहा गया था कि उनका काम अत्याचारी कानूनों के खिलाफ विरोध था और वे मानव जीवन को पवित्र मानते थे। उन्होंने खुशी खुशी खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया, क्योंकि उनका लक्ष्य छिपना नहीं था, बल्कि अनिवार्य अदालत के मुकदमे को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना था, ताकि वे आजादी, क्रांति और न्याय के बारे में अपने विचारों को भारत के हर कोने तक फैला सकें। इस नाटकीय घटना के बाद पुलिस ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियों की एक बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। इस जांच से आखिरकार वे क्रांतिकारियों द्वारा चलाई जा रही बम बनाने वाली फैक्ट्रियों तक पहुंचे। सुखदेव, जो एक मुख्य आयोजक थे, को इन छापों के दौरान गिरफ्तार किया गया था, साथ ही HSRA के कई अन्य सदस्यों को भी। बाद में पुलिस ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1928 में जॉन सॉन्डर्स नाम के एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या से भी जोड़ा। यह पहले का काम सम्मानित राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए किया गया था, जिनकी एक अहिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद का मुकदमा एक तमाशा था। ब्रिटिश सरकार इसे क्रांतिकारियों की निंदा करने और उन्हें आम अपराधी के तौर पर पेश करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। हालांकि भगत सिंह, राजगुरु
और सुखदेव ने पासा पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने अदालत को अपना मंच बनाया, खुद का बचाव करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक विचारधारा को समझाने के लिए। उन्होंने अपराधी माने जाने से इनकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि वे अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे राजनीतिक कैदी थे। भगत सिंह के अदालत में दिए गए शक्तिशाली बयानों को अखबारों में बड़े पैमाने पर छापा गया और क्रांति, समाजवाद और आजादी के बारे में उनके शब्दों ने भारतीय लोगों, खासकर युवाओं के साथ गहराई से जुड़ाव किया, जो उनकी बुद्धिमत्ता और निडरता से प्रेरित थे। एक कमजोर मामले और एक गलत कानूनी प्रक्रिया के बावजूद फैसला पहले से ही तय था। ब्रिटिश अधिकारी उन्हें एक उदाहरण बनाना चाहते थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सॉन्डर्स हत्या में उनकी भूमिका के लिए मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा की खबर ने पूरे देश में गुस्से और गम की लहर दौड़ा दी। महात्मा गांधी सहित प्रमुख भारतीय नेताओं की तरफ से व्यापक विरोध प्रदर्शन और माफी की अपीलें की गईं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया, ये डरते हुए कि नरमी दिखाना कमजोरी का संकेत माना जाएगा। फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई थी, लेकिन उन्हें एक दिन पहले 23 मार्च की शाम को फांसी दे दी गई। इन 3 युवा नायकों की फांसी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा और स्थायी असर पड़ा। उनकी शहादत ने लोगों को डराकर खामोश नहीं किया, इसके बजाय इसने उनके दिलों में आग लगा दी। उन्होंने जिस नारे को लोकप्रिय बनाया, इनकलाब जिंदाबाद, वह स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक शक्तिशाली रैलिंग क्राई बन गया, जिसका इस्तेमाल पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों और मार्च में किया गया। उनके बलिदान ने लोगों को स्वतंत्रता की तत्काल आवश्यकता का एहसास कराया और हजारों युवा भारतीयों को विभिन्न क्षमताओं में आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, सर्वोच्च बलिदान की एक कहानी जिसे बार बार सुनाया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्होंने जो क्रांति की लौ जलाई थी वह चमकती रहे। आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कहानी हमें साहस, दृढ़ विश्वास और देशभक्ति के सच्चे अर्थ के बारे में कालातीत सबक सिखाती है। यह हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए सिखाती है, चाहे दमनकारी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। उनकी लड़ाई सिर्फ विदेशी शासन के खिलाफ नहीं थी, बल्कि एक बेहतर समाज के लिए थी, जो सभी के लिए समानता और न्याय पर आधारित हो। जब हम उनके बलिदान को याद करते हैं, तो हमें याद दिलाया जाता है कि स्वतंत्रता अनमोल है और इसकी लगातार रक्षा की जानी चाहिए। उनका जीवन हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं और उस समावेशी और प्रगतिशील भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिसका इन महान शहीदों ने सपना देखा था और जिसके लिए उन्होंने इतनी बहादुरी से अपनी जान दी थी।